नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ मानसून में भी पुलिस का ऑपरेशन जारी है। जगरगुंडा के जंगलों में कोबरा, सीआरपीएफ और सुकमा पुलिस ने नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है और इस दौरान मौके से 303 राइफल समेत 4 हथियार बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि सोमवार शाम को ही केशकाल इलाके में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने एक नक्सली को ढेर किया था। पिछले 1 महीने में ऐसी 7 मुठभेड़ों में नक्सलियों पर पुलिस भारी पड़ रही है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कई जगह नक्सल कैंप में दबिश देकर नक्सलियों को भागने पर मजबूर कर दिया है और हथियार समेत सारा सामान जब्त कर लिया है। मानसून के दौरान इस बार भी पुलिस ने खास तैयारी कर रखी है और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में बारिश के दौरान भी नक्सलियों को सुरक्षित पनाह लेने का मौका नहीं मिल रहा है। सुकमा जिले के जगरगुंडा में हुई नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद जवानों की वापसी, कुछ दिलचस्प तस्वीरें वहां सामने आ रही है। दरअसल जगरगुंडा में मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार लेकर लौट रहे डीआरजी जवानों के सामने कई तरह की दिक्कतें पेश आई। कई जगह उफनते नालों को पार करना पड़ा तो कई जगह जवानों ने बाइक उठाकर रास्ता पार किया। एक जगह तो उफनते नाले के चलते गाड़ियों को ट्रैक्टर से बांधकर खींचा गया, तब कहीं जाकर जवान नाला पार कर पाए हैं। सभी जवान लौटे तो एसपी शलभ सिन्हा ने पीठ थपथपाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजा राठौर हमारे साथ जुड़ गए। राजा, जो तस्वीरें आपने भेजी है, दर्शक भी वो तस्वीरें देख रहे हैं। केवल जान जोखिम में डालना या नक्सलियों के साथ लड़ना ही एक ही दिक्कत नहीं होती, आपको जंगल का सामना करना होता है और जो प्राकृतिक प्रकोप होता है जंगल का, और बरसात के समय ज्यादा, वो भी आपको सहना है और काम करना है। देखिए, ये जो इलाका है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो पूरी तरीके से बारिश के मौसम में जो नदी नाले हैं वो उफान में होते हैं, लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद होता है। नक्सलियों के गढ़ तक, जो प्रभाव वाले नक्सलियों के इलाके हैं जहाँ ये इनकाउंटर हुआ है, वहां तक पहुंच पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती जवानों के लिए होती है। और वापसी जब जवान लौट रहे थे, उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नदी नाले रास्ते मिले, एक जगरगुंडा मार्ग में मुकरम के पास नाला भर जाने के कारण वहां ट्रैक्टरों से जो वाहन है उनको खींचा गया है। साथ ही जो जवान है वो मोटरसाइकिलों को हाथ से उठाकर उस पार से इस पार लेके गए। तो कहीं ना कहीं जो नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है, उसके बाद वापस लौटते तक जवान चुनौतियों का सामना करते रहे। इसके बाद एसपी शलभ सिन्हा ने सभी जवानों की पीठ थपथपाते हुए उनको उत्साहवर्धन भी किया है, मनोबल भी बढ़ाया है। जी शुक्रिया राठौर इस तमाम बातचीत के लिए। तो राजा राठौर हमारे संवाददाता साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बहुत विपरीत होती है बारिश के समय में, और उन विपरीत परिस्थितियों के बीच भी जान जोखिम में डालकर जवान इन ऑपरेशनों को अंजाम दे रहे हैं और नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं। झीरम नक्सल हमले को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार लगातार झीरम की जांच रोकने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि एनआईए ने अदालत में अपनी पहली रिपोर्ट में कहा था कि गणपति, गुड़सा, उसेंडी और रमन्ना घटना में शामिल थे, लेकिन एनआईए की फाइनल रिपोर्ट में ये सारे नाम हटा दिए गए थे। क्यों केंद्र सरकार इस जांच को रोक रही है? कांग्रेस सरकार बनने के बाद षड्यंत्र की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। कांग्रेस के इस बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि झीरम घाटी नक्सल हमले के समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी जांच के लिए एनआईए को जिम्मेदारी सौंपी थी। एनआईए ने इस मामले की जांच भी की, लेकिन कांग्रेस के पास अगर इसे लेकर कोई तथ्य हैं तो उसे संबंधित जांच एजेंसी के समक्ष रखना चाहिए। भाजपा की केंद्र सरकार लगातार झीरम की साजिश को उजागर होने से रोकने के लिए काम कर रही है। एनआईए ने अपनी पहली रिपोर्ट में अदालत में कहा था कि रमन्ना, गुड़सा, उसेंडी और गणपति इस षड्यंत्र में, झीरम की षड्यंत्र में शामिल हैं। लेकिन जब एनआईए ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा की तो
तो इन लोगों के नाम हटा दिए गए थे। झीरम का घटनाक्रम हुआ उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और एनआईए की जांच की घोषणा उन्होंने ही की थी। जांच रिपोर्ट भी दी है और अगर कोई जांच इस संबंध में तथ्य हैं सरकारी पार्टी के पास में, सरकार के पास में, तो वो उन तथ्यों को एनआईए के सामने रखे, उसको रोक कौन रहा है? छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पिछले 10 माह से ठहर गया है। करीब 350 करोड़ के टेंडर अटके पड़े हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत 63 थानों की नक्सल क्षेत्र में जिन्हें बनाया जाना है उसका आज तक टेंडर नहीं किया गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इन बातों को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि नक्सल इलाकों में थानों के टेंडर के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इनमें कहीं विलंब हो रहा है, इस बारे में संबंधित अफसरों से चर्चा की जाएगी। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के निर्माण का मकसद था नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जिसमें पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने उच्च गुणवत्ता के साथ साथ समय सीमा में सारे काम पूरे किए। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने नक्सल प्रभावित जिलों में 75 स्थानों सहित प्रदेश में 156 थानों का निर्माण किया। इसके अलावा लगभग 3500 आवास पुरानी योजना के अंतर्गत बनाए गए। लगभग 6000 आवास नीलमय योजना के अंतर्गत बनाए गए, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कॉरपोरेशन का काम सुस्त गति से चल रहा है। 63 थाने, 4 बटालियन के टेंडर और बहुत से मरम्मत के करीब 350 करोड़ का काम अटका हुआ है। ठेकेदार और कर्मचारी कॉरपोरेशन के वर्तमान अधिकारी की कार्यशैली से त्रस्त है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि जैसे जैसे पैसा आता जाता है वैसे वैसे काम होते रहते हैं। पैसा आते जाएगा, टेंडर करते जाते हैं। काफ़ी काम हुआ है। थानों का जहाँ तक प्रश्न है, अभी पुलिस मुख्यालय से लगभग 10 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है प्रारंभिक तौर पर, ताकि वो अपना टेंडर के काम को चालू कर सकें। राज्य सरकार ने कुछ समय पहले ही पुलिस हाउसिंग के संचालन मंडल के अध्यक्ष पद के लिए पुलिस महानिदेशक को नियुक्त किया है। एक कंपनी में 2 अध्यक्ष नहीं हो सकते। पहले भी पुलिस महानिदेशक ही विभाग के पदेन अध्यक्ष रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये सवाल उठता है कि क्या वर्तमान पुलिस महानिदेशक विभाग के पूर्णकालिक अध्यक्ष माने जाएंगे? पुलिस हाउसिंग बोर्ड एक अलग चीज़ है और डायरेक्टर बोर्ड अलग चीज़ है। पुलिस हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कम एमडी के रूप में पवन देव की नियुक्ति शासन के द्वारा किया गया है और डीजीपी जो है वो डायरेक्टर बोर्ड जो होता है उसके चेयरमैन हैं। पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि अगर ताश के पत्तों की तरह अफसरों को ट्रांसफर किया जाएगा तो ऐसा ही काम होगा। सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए कि पहले जिस पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में अच्छा काम हो रहा था, वहां अचानक इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो गई? पिछले 1.25 सालों में नई सरकार आने के बाद लगातार जो ताश के पत्तों की तरह अधिकारियों को फेंटा जा रहा है, एक नक्सल इफेक्टेड एरियो के लिए प्रभावशाली अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग करना चाहिए, उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। वैसे ये बात सोचने की तो है ही। कुछ महीने पहले जो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन पुलिस की अधोसंरचना के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा था, अचानक वहां कार्य लंबित कैसे होने लगे? राजा राठौर, नरेश मिश्रा, तहसीन जैदी के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के 2 दिवसीय रायपुर दौरे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस का कहना है कि मोहन भागवत छत्तीसगढ़ भाजपा की गुटबाजी और आपसी खींचतान को निपटाने आ रहे हैं। कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मोहन भागवत से अनुरोध किया है कि वो अपने रायपुर प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गाय विरोधी रुख और बयानबाजी को लेकर चर्चा करें। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मोहन भागवत के दौरे से कांग्रेस में भय व्याप्त हो गया है, इसलिए कांग्रेस इस पर रिएक्शन दे रही है। संघ विचारधारा वाला संगठन है, भाजपा से पूछकर कार्यक्रम तय नहीं होते हैं। वहां हम आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 15 अगस्त को शाम को छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर हैं, रायपुर आ रहे हैं। इस दौरान वो प्रांत प्रमुखों और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। मोहन भागवत जी का ये प्रवास सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की जो दुरावस्था है उसके कारण हो रहा है, जबकि नेता जिम्मेदार थे।
नेताओं की कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार जिम्मेदार था, तो मोहन भागवत जी को जवाब तलब करना चाहिए। ना बीजेपी को लेना देना है, ना कांग्रेस को लेना देना चाहिए, ना कांग्रेस की सरकार को लेना देना चाहिए। उनका एक सतत लगातार कार्यक्रम चलता है और उनके जो दौरे होते हैं वो एक दिन में तय नहीं होते, वो 2-2 साल पहले तय हो जाते हैं। कि कांग्रेस पार्टी को शायद संघ के सरसंघ चालक जी का दौरा होने पर उनमें भय पैदा हो गया, इसलिए प्रतिक्रिया व्यक्त। और इधर बिलासपुर जिले के तखतपुर के मेड़पार में 47 गोवंश की मौत के बाद अब मसूरी के मढ़ई में 4 गोवंश की मौत हो गई। यहां भी आधा दर्जन गोवंशकों को नियमों के मुताबिक प्राथमिक शाला स्कूल के अतिरिक्त भवन में रखा गया। बताया जा रहा है कि गांव में गौठान होने के बाद भी गोवंश को स्कूल भवन के बंद कमरे में रखा गया था। इनकी मौत कैसे हुई इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि चारा पानी नहीं मिलने से भूख और प्यास से इनकी मौत हो गई है। सूचना के बाद प्रशासन ने मौत की जांच शुरू कर दी है। इधर गौवंश की लगातार हो रही मौतों को लेकर मसूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी ने गरवा गोठान योजना के क्रियान्वयन के साथ साथ गोठानों की व्यवस्था, निर्माण और प्रशासन की देखरेख पर सवाल खड़े किए। 5 गायों की मौत, जिसे हत्या भी कह सकते हैं, वह हुई है। एक दर्दनाक घटना फिर हुई है। अब ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना, ड्रीम प्रोजेक्ट लाई गई। नरवा, घुरवा, गरवा, बाड़ी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए। चाहे शहर हो या फिर गांव, सड़क पर मवेशियों का कब्जा रोकने के लिए सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन योजना बनाई है, रोका छेका। लेकिन डेयरी संचालक और मवेशी मालिक इसे सहयोग नहीं कर रहे हैं। लिहाजा तमाम प्रयासों के बाद भी मवेशियों का सड़कों से कब्जा नहीं हट रहा है। इससे लोग तो परेशान हैं ही, आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। राजधानी की सड़कों पर ये नजारा आम है। रायपुर में चाहे आप जिस ओर निकल जाएं, आपको रास्ता रोकते छेंकते ये मवेशी मिल ही जाएंगे। शहर की सरकारें योजनाएं बनाती है और प्रशासन पर उसके अमल की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जनाब ये मवेशी भला कभी किसी के काबू में आए हैं? बड़ी ही महत्वाकांक्षा के साथ प्रदेश सरकार ने रोका छेका अभियान शुरू किया, लेकिन डेयरी संचालक और मवेशी मालिकों की लापरवाही की वजह से इस अभियान को किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है। लगातार चेतावनी के बाद भी इनकी मनमानी से शहर की सड़कों पर मवेशियों का कब्जा है, जिससे हर कोई परेशान है। ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसको नगर पालिका, नगर निगम को ध्यान देना चाहिए इसके बारे में। पालते हैं ना, ओनली इनको दूध के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद छोड़ दिए रहते हैं, तो दिन और रात ये ऐसे घूम रहे हैं। धोखा से इधर उधर ध्यान हो, चढ़ के डायरेक्ट गिर गए, गाड़ी आड़ी के नीचे आ गया तो खतरा ही है ना हमारे लिए। ये व्यवस्था नहीं हो रही है, इससे शर्मनाक और क्या चाहिए। नेशनल हाईवे हो या फिर शहर का बीच बाजार, हर जगह सुबह से लेकर शाम तक मवेशियों का कब्जा रहता है। शहर के गौठानों में जगह की कमी है, चाहकर भी काऊ कैचर की टीम 18 से 20 मवेशी ही पकड़ पाती है। कचना रोड, शंकर नगर रोड, विधानसभा रोड, भाटा गांव रोड, टाटीबंद रोड, पुरानी बस्ती, लाखीनगर, ईदगाह भाटा, जीई रोड, सदर बाजार और दलदल सिवनी के अलावा सड्डू इलाके में सड़कों पर मवेशी हर वक्त देखे जा सकते हैं। महापौर एजाज ढेबर अब डेयरी संचालकों और मवेशी मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उन्होंने इसके लिए अफसरों की एक टीम बनाने की बात भी कही है। मैं फिर से उन सब से अनुरोध करता हूं कि डायरी अपने जो आपकी गाय हैं उसको आप संभाल के रखें। रोका छुका के तहत यदि आप गाय पकड़ाई तो अब गाय आप लोगों को नहीं मिलेगी, हम सीधा इसको जाके वहां भेज देंगे। जो हमारे पूरा गायों का जो गोठान खुला हुआ है, हम सीधा गोठान में भेज देंगे। शहर की सरकार ने इससे पहले भी कई आदेश निकाले हैं, कई टीमें बनाई हैं। देखना है कि इस बार क्या राजधानी की सड़कें मवेशी मुक्त हो पाएंगी। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। अब बात करते हैं कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता राजीव त्यागी की। जी हाँ, राजीव त्यागी का आज निधन हो गया है। एक टीवी डिबेट में हिस्सा लेने के बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गाजियाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनका निधन हो गया। कांग्रेस ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि राजीव त्यागी
खाटी कांग्रेस और सच्चे देशभक्त थे। पार्टी ने त्यागी के परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना प्रकट की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी राजीव त्यागी के निधन पर शोक जताया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा है कि पार्टी के मजबूत सिपाही और बेहतरीन प्रवक्ता राजीव त्यागी जी के आकस्मिक निधन का उनको समाचार मिला। उनका जाना कांग्रेस पार्टी की न भरी जाने वाली एक क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और परिजनों को संबल प्रदान करे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी के दुखद निधन का समाचार स्तब्ध करने वाला है। परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राजीव त्यागी जी हमारे बीच नहीं रहे। उनका दुखद निधन हो गया है। मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं। भिलाई के मेयर और विधायक देवेंद्र यादव कोरोना से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। देवेंद्र यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया था। देवेंद्र यादव ने आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए सभी का धन्यवाद किया है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर जमकर सियासत हो रही है, तो वहीं नक्सलियों ने पत्र लिखकर बताया है कि वो शराब के खिलाफ नहीं है। हाँ, उन्हें देसी शराब पसंद है। बस्तर के भोपालपट्टनम इलाके में नक्सलियों की मदेड़ और नेशनल पार्क एरिया कमेटी ने संयुक्त रूप से पर्चे फेंक कर कहा है कि बस्तर में विदेशी शराब दुकानों का विरोध किया जाएगा। वहीं देसी शराब भट्टी लगाने का उन्होंने विरोध नहीं किया है। उन्होंने महुआ से बनने वाली देसी शराब का समर्थन करते हुए कहा कि पारंपरिक तौर पर शादी और त्योहारों में केवल महुआ से बनी शराब का ही उपयोग होना चाहिए और विदेशी शराब का बहिष्कार होना चाहिए। नक्सलियों ने पत्र में गांव के शराब कोचियों का भी जिक्र किया है जो गांव तक विदेशी शराब बेचते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति गांव में बाहरी शराब बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इधर महासमुंद पुलिस ने अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। उसके पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर जब्त की गई है। साथ ही एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। लंबे समय से नशीले पदार्थ की तस्करी की सूचना मिल रही थी पुलिस को और इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी कर 2 पहिया चालक को संदेह के आधार पर पकड़ा है। चेक करी तो चेक करने पे इसके पास एक 7.6 कंट्री मेड पिस्टल मिला और 2 डब्बों में कुछ सामान मिला। उसको टेस्ट करने पर इसका ब्राउन शुगर होना पाया गया और इसकी जब तौल कराई गई तो इसमें टोटल 730 ग्राम ब्राउन शुगर होना पाया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय मूल्यता करीबन 1 करोड़ 47 लाख है। जैसलमेर के रास्ते पाकिस्तान साइड से आता है तो निश्चित इसमें कोई ना कोई अंतरराष्ट्रीय गिरोह भी शामिल हो सकते हैं। अंबिकापुर में बनी रिंग रोड का काम पूरा होने के बाद लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, क्योंकि 11 किलोमीटर लंबी रिंग रोड में ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, जिसके चलते नाली का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। और इसी समस्या को देखते हुए महापौर समेत कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ FIR करने की मांग करते हुए SDM को ज्ञापन भी सौंपा। ये सारे चीज में इसका पूरा रिंग रोड के बारे में उल्लेख है। कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना महापौर ध्यान दिए ना आयुक्त ने ध्यान दिया। चूंकि नगर निगम क्षेत्र की सीमा में है, नगर की जनता के लिए सड़क है तो नगर निगम को भी ध्यान देना चाहिए था।
उस समय कुछ किए नहीं। पूरा कांग्रेस के लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलके, मंत्री नेता सब जितने हैं मिलके बंदर मार्ट किए हैं, पैसे का खाए पिए हैं, इसलिए अभी नाटक कर रहे हैं। भाजपा के पास तो अभी कोई काम नहीं है, इसलिए उसके पास एकमात्र आरोप लगाना ही उसके पास कार्य बचा है। दूसरी बात, एक बात यह है कि उनके पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस की सरकार इस तरह से कार्य कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई इशू उनके पास नहीं शेष रहा है, कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो वो अनावश्यक मुद्दों को उछालते हैं और ऐसे आरोप लगाते हैं जिनका कोई आधार नहीं। और बात कोरोना अपडेट की कर लें। छत्तीसगढ़ में आज 438 कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 13,498 संक्रमित प्रदेश में हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 3,881 तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,508 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में आज 269 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ही आज 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।